और अब हम लोग लेके आ गए हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी। अर्धवार्षिकी हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। देखिए, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे 2 लेक्चर में। एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, पिछले 3 लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट की है राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी जो थी, उसमें 3 लेक्चर में पूरी जो राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी थी उसको कंप्लीट किया गया। ये बुक है घटनासार। घटनासार जो कवर करती है जनवरी से लेकर जून तक के पूरे करंट अफेयर्स को, राइट। दूसरी चीज़ है, बहुत अच्छी बुक मानी भी जाती है और कुछ चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से इसमें लिखी होती हैं, एक बात। दूसरी बात ये है, करंट अफेयर्स के लिए 2 माह का क्रॉनिकल जो पतली वाली आती है उसका करंट अफेयर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। वो है जून और जुलाई का, ठीक है, जून और जुलाई का। अगस्त की क्रॉनिकल आ चुकी है मार्केट में और इसके बाद में मैं अगस्त भी कराऊंगा, ठीक है। तो अगस्त कराऊंगा, इसके बाद जो अक्टूबर वाली आएगी मैं वो कराऊंगा, फिर नवंबर वाली आएगी मैं वो कराऊंगा, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो क्रॉनिकल आपके पास ये हो गई। दूसरी बात, ये घटनासार आप जरूर करें। मेरा ऐसा निवेदन है कि आप जरूर करें, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। देखिए, बाद में जो बुक्स आती हैं मार्केट में, आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम होता नहीं है, 15 दिन का टाइम होता है। अगर उनके चक्कर में आप पढ़ेंगे, बुक अच्छी आती हैं तो आप स्टैटिक पोर्शन को रिवीजन नहीं कर पाएंगे। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स हो या आपका रिव्यू ऑफिसर हो, बहुत परेशानी क्रिएट होगी, ठीक। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बुक को करते हुए चलेंगे। दूसरी चीज़ है, बुक बहुत अच्छी है, नो डाउट बहुत अच्छी है, ठीक है। तो अब मैं आ जाता हूँ, अच्छा एक चीज़ और है कि जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की जो अर्धवार्षिकी है, इसको मेरा अनुमान ऐसा है कि मैं इसको 2 लेक्चर में कंप्लीट करूँगा। उसका रीज़न है, अगर आप पुराने वीडियोस देखते हैं तो आप बहुत चीज़ें को रिलेट करके आराम से समझ सकेंगे, ठीक है। तो अगला हमारा ये टॉपिक है, ये शिखर सम्मेलन है जो हुआ है G7 का। अच्छा, एक बात और इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप चैनल को देखते हैं तो चैनल पे लाइक ज़रूर करें, और क्योंकि डिसलाइक करने वाले भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं। वन डे एग्ज़ाम, बहुत छोटे छोटे से एग्ज़ाम देते हैं। देखिए, उनके लिए मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ कि उनके लिए बहुत व्यापक तरीके से अगर कोई टॉपिक अगर आप कवर करते हैं तो उनको लगता है कि उनको केवल फैक्चुअल चीज़ें बताई जाएँ। तो फैक्चुअल चीज़ों के लिए आपके सामने बहुत सारी बुक हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स ये मैं बुक आपको पढ़ा रहा हूँ, और दूसरी चीज़ें अगर वैसे अगर पढ़नी हो सीधे 1 to 1 तो आप ये मुझसे बेहतर कर सकते हैं ये काम आप। लेकिन मैं बहुत सी चीज़ों को रिलेट करता हूँ, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, किन एस्पेक्ट को छोड़ना है, किस में ज़्यादा कवर करना है, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। इन हिसाब से हम लोग चलते हैं। तो आप लोग प्लीज़ लाइक वाइक कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बूस्ट मिलता है और एक अच्छा मतलब फील गुड महसूस होता है, राइट। ठीक है, तो अगला हमारा टॉपिक है 50वां G7 का शिखर सम्मेलन। 50वां G7 का शिखर सम्मेलन 2024 इंपॉर्टेंट। देखिए, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। एक तो ये 50वां है, ठीक, बहुत अच्छा नंबर है 50वां, ठीक। इसलिए आपसे पूछा जाता है, जैसे हम 75वीं वर्षगांठ अपनी आज़ादी की मना रहे थे तो इंपॉर्टेंट हो गई थी, ठीक है। इसलिए हम कोई 100वीं चीज़ करते हैं तो इंपॉर्टेंट, जैसे दांडी मार्च हमने 100वां किया था। दांडी मार्च की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी चंपारण की, जो 17 में हुआ, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज़, G7 अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से प्रश्न आने की संभावना अतिरिक्त रूप से बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे जब G7 का जो ये समिट हुआ, मोदी जी ने शपथ ली शायद 12 तारीख को, और ऐसे कुछ शपथ ली, आई थिंक, मुझे ठीक से पता नहीं है 10 को ली या 12 को ली, तो 4 तारीख को तो रिजल्ट ही आए थे। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे फ्लोर टेस्ट नहीं हो पाया और मोदी जी चले गए सीधे कहाँ पे, इस समिट में भाग लेने। तो इस समिट की आप मतलब महत्वपूर्णता को आप समझते हैं, राइट। क्योंकि मोदी जी अपने आप में, जब यहाँ पे फ्लोर टेस्ट होना है सरकार के लिए, जो काम किया जा रहा है वो काम होना है, लेकिन मोदी जी यहाँ से चले गए हैं कहाँ पे, इटली, ठीक। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, G7 शिखर सम्मेलन है, कहाँ से कब तक हुआ, तो 13 से 15 जून तक हुआ। 50वां था, G7 का था। कहाँ पे हुआ, तो इटली के अपूलिया के फसानो शहर में बोर्गो इग्नाजिया में आयोजित किया गया। यहाँ से प्रश्न आपके सामने निकल के आ सकता है, एक बात। दूसरी बात है कि G7 है क्या, तो देखिए G7 के बारे में भी हो सकता है, क्योंकि 50वीं वर्षगांठ आप मना रहे हैं, तो मतलब 50वां वर्षगांठ है इसके सम्मेलन की, तो इसलिए पूछा जा सकता है। तो G7 है विकसित अर्थव्यवस्थाओं का एक तरीके से ऐसा ग्रुप है जिसमें 7 कंट्रीज़ हैं। ये लोग प्रतिवर्ष अपना एक अधिवेशन करते हैं, अपना एक सम्मेलन करते हैं, ठीक। दूसरी चीज़, आपको इसमें 4 कंट्रीज जो हैं वो मिलेंगे यूरोप से मतलब फ्रांस मिलेगा, जर्मनी मिलेगा, इटली मिलेगा और यूके मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद 2 आपको मिलेंगे नॉर्थ अमेरिका से, मतलब यूएसए मिल जाएगा, कनाडा मिल जाएगा। फिर एक और आपको जापान मिलेगा। एशिया से केवल आपको जापान यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ऐसे होगा ये 7, ठीक। अब ये 7 के साथ हर वर्ष एक के बाद एक बदलता रहेगा और ये आयोजित होता रहेगा, एक बात। दूसरी बात है G7, क्योंकि 50वीं वर्षगांठ है तो आप इस चीज़ को समझिए कि G7 बना क्यों। 1975 में तेल संकट आ गया, इजराइल की लड़ाई थी, इजिप्ट और आपका सीरिया दोनों ने हमला कर दिया, तो तेल संकट आ गया। ओपेक कंट्रीज भी इसमें शामिल हो गए,
दूसरी तरीके से, सीधे डायरेक्ट लड़ाई में तो नहीं थे, शामिल हो गए। इसके बाद तेल संकट आया, इसके बाद में 6 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं आपस में मिली, जिसमें यूएसए शामिल था, 4 ये कंट्रीज शामिल थे यूरोप के उस समय जर्मनी पूरा कंट्री नहीं था, वेस्टर्न जर्मनी था, वो भी शामिल हो गया। और ये 4 और ये 5वां ये और छठा जापान, ये शामिल हो गया 1975 को मिले। ठीक, तो 1975 को मिले। इसके बाद 76 निकल जाता है, 77 निकल जाता है। इसके बाद में 76 में इसके बाद कनाडा की एंट्री हो जाती है, तो ये फिर आराम से G7 बन जाता है। ठीक, और 1997 में यूएसएसआर से जब अलग होकर रशिया बना तो उसकी एंट्री हो गई, तो वो बन गया 8वां कंट्री। लेकिन 2014 में क्रीमिया पे हमला जब रशिया ने कर दिया तो उसको बाहर कर दिया, तो अगेन ये बन गया जाके क्या, G7। तो अभी G7 है। एक चीज़ और है, G7 में G7 कंट्रीज तो मिलते हैं, अलग अलग मुद्दों पे बात करते हैं, लेकिन इसमें से आप देखेंगे कि अन्य और भी कंट्रीज़ हैं, उनको बुलाया जाता है जो एक गैर सदस्य हैं उसको, और जब गैर सदस्य भी बुलाए जाते हैं तो उसको बोला जाता है आउटरीच सेशन, आउटरीच सत्र। तो ये G7 का आउटरीच सत्र था, याद रख लेना। दूसरी चीज़ है, इसमें भारत सहित कौन कौन 12 देशों के 12 देश और संगठनों को बुलाया गया। उसमें अल्जीरिया भी शामिल है, उसमें साउथ अमेरिका से अर्जेंटीना शामिल है, ब्राज़ील भी शामिल है साउथ अमेरिका से, जॉर्डन शामिल है, बिल्कुल सीरिया से लगा हुआ आप बॉर्डर, ईस्टर्न पार्ट में जब आप बॉर्डर देखेंगे तो सीरिया से लगा हुआ आपको बॉर्डर मिलेगा। ठीक है, केन्या उसमें शामिल है साउथ अफ्रीका से। मॉरिटानिया, ये मैंने ठीक से इसको पहले कभी सुना नहीं, ठीक से देखा नहीं, 1-2 बार देखा होगा तो मुझे पता नहीं है। ठीक, इसके बाद ट्यूनेशिया आपको देखने को मिलता है, तुर्की यहाँ पे लिखा है जिसका नाम तुर्की हो गया है, वो भी आपको देखने को मिलता है, यूक्रेन को भी शामिल किया गया और यूएई को भी शामिल किया गया। ठीक, तो हो सकता है आपसे ये पूछा जाए कि इनमें कौन सा देश शामिल किया गया या शामिल नहीं किया गया, एक बात। दूसरी बात है कि इसमें यूरोपियन यूनियन को भी बुलाया गया। और एक चीज़ और आप याद रखेंगे, हिस्टोरिक एक वे था जिसमें आपके पोप जो फ्रांसिस हैं उनको भी बुलाया गया और उन्होंने उसको संबोधित भी किया। अब ठीक है, इसमें इंडिया को भी बुलाया गया। तो इंडिया को आप देखेंगे कब कब बुलाया गया, तो 2019 में भी बुलाया गया, 2021 में भी बुलाया गया, 2022 में भी बुलाया गया। इससे पहले इंडिया को ठीक से बुलाया नहीं गया था कभी भी। ठीक, अब बुलाने का कारण आप जब देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि 3.5 ट्रिलियन से ज़्यादा की GDP है। अगर आप इन कंट्रीज़ को देखोगे तो यूरोप के जितने भी कंट्रीज़ हैं उसमें सबसे ज़्यादा GDP इस समय उस नॉमिनल तरीके से अगर देखेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा इंडिया की बैठती है। बड़ा बाजार है, हिंद महासागर में अपनी एक पहुंच रखता है इंडिया, चाइना को भी काउंटर करना है ना। तो बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिसलिए इंडिया को बुलाना मजबूरी है और ज़रूरी भी है। दूसरी और चीज़ है हिपोक्रेसी, देखिए जिसकी जयशंकर प्रसाद ने आपसे एस जयशंकर ने आपसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की थी। हिपोक्रेसी ये थी कि पूरे यूरोपियन जो कंट्रीज थे उन्होंने मना कर दिया कि हम रशिया से तेल नहीं लेंगे, उन्होंने तेल लेना मना कर दिया, लेकिन अब तेल की ज़रूरत तो है ही, तो तेल कहाँ से आएगा, तो उसी तेल को इंडिया परचेज करता रहा लगातार। और आपने देखा है कि यूएसए भी मना करता था कि तेल ना खरीदो रशिया से, लेकिन इंडिया ने खरीदा और उसको ही रिफाइन करके भेज दिया यूरोप में। तो आप देखिए हिपोक्रेसी ये है कि सीधे डायरेक्ट तो नहीं लेंगे, लेकिन हाँ बगल से अगर कोई बाईपास करके दे देगा तो ले लेंगे, क्या बुराई है, समझ रहे हो। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें चलती रहती, इसलिए इंडिया को बुलाया गया और इसलिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा कवर कर रहा हूँ, हो सकता है आपको लगे कि थोड़ा सा मैं ज़्यादा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बट इंपॉर्टेंट है। ठीक, दूसरी चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो इससे निकल के आएगी, यहाँ पे लिखा है PGII। ठीक, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता पूरा इस बार का पूरा सेशन इसी पे, पूरा दारोमदार इसी सेशन का जो था इसी पे ही टिका था। ठीक, इसमें यह हुआ कि G7 कंट्रीज़ हैं जो निम्न विकसित हैं या जो विकासशील देश हैं उनकी जो योजनाएं हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगा। और इसके लिए 2027 के एंड तक $600 बिलियन का पैसा जमा करेगा। कौन? G7 कंट्रीज जमा करेंगे। बहुत बड़ी राशि है, देखिए $600 बिलियन, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए। और इसकी जो बात है PGII की, ये जो बात है वो 48वें G7 शिखर सम्मेलन में हुई थी, जो हेल्ड हुआ था कहाँ पे? USA के अंदर। ठीक है, अब आ जाइए, ये जो पॉइंट था ये मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब और भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडिया के लिए, रीज़न देखिए, IMEC मतलब इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक, अब इसको अगर आप देखेंगे, आर्थिक गलियारा है जो जिसकी बात की गई थी G20 शिखर सम्मेलन में, जो इंडिया के अंदर सितंबर के अंदर बनाया गया था। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ, सितंबर 2023 में इंडिया में आयोजित किया गया था। इसमें IMEC पर बात हुई थी। IMEC क्या है? IMEC में एक आर्थिक गलियारा बनाया जा रहा है जिसमें सड़क भी होगी, जिसमें पानी का एरिया भी होगा और जिसमें रेलवे होगी, उसका निर्माण किया जाएगा। और ये कॉरिडोर इंडिया से निकल के जाएगा, इंडिया से निकलेगा, फिर मिडिल ईस्ट पहुंचेगा, फिर यूरोप पहुंचेगा। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत मैसिव प्रोजेक्ट है। इसको भी ये भी जो अभी मैंने आपको बताया है, यहाँ पे देखिए
ये बताया है PGII, ठीक है, पार्टनरशिप ऑफ ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसी का ही एक हिस्सा है। अब देखिए मैं सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, नहीं तो मैं इसको ऐसे ख़त्म कर सकता था, 50वां हुआ, G7 हुआ, कहाँ मनाया गया, जैसे आप लोग पढ़ते रहते हैं पहले से, कहाँ मनाया गया और इंडिया से कब गए, कौन प्रधानमंत्री गया, कौन कौन आया, बस और ख़त्म हो गया, ठीक। लेकिन नहीं, सवाल इससे अतिरिक्त रूप से बन सकता है, इसलिए इसमें अतिरिक्त मेहनत मैं कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो इसमें ये जो है इसके मैप को आप देखेंगे कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात की गई थी और ये भी इसी परियोजना का एक हिस्सा है। इसमें 2 आर्थिक गलियारे, देखिए आईमैक बहुत चर्चा में रहा, आईमैक ई बनेगा, बहुत चर्चा में। इसमें आपको 2 गलियारे मिलेंगे, पूर्वी गलियारा और उत्तरी गलियारा। पूर्वी गलियारा का मतलब है भारत को अरब खाड़ी से जोड़ता है, जबकि उत्तरी गलियारा का मतलब है खाड़ी को यूरोप से जोड़ता है। हो सकता कभी ये सवाल भी हो सकता बना हुआ है, बहुत हल्का सा लिखा रहेगा, आपको लगेगा कि मैं अगर आईमैक पढ़ लेता तो मुझे पता चल जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक। आपने पढ़ने में थोड़ी सी लापरवाही कर दी, इसी चीज़ को मैं थोड़ा बदलाव करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए जो आईमैक गलियारा है उसमें विद्युत केबल भी होगी, एक हाइड्रोजन पाइपलाइन भी होगी, एक हाई स्पीड डेटा इंटरनेट के लिए काम भी इसमें किया जाएगा। इसमें कौन कौन है, भारत है, यूएसए भी शामिल है, हालांकि यूएसए जाएगा नहीं, लेकिन यूएसए के अपने हित जुड़े हुए हैं, इसको चाइना को काउंटर करना है, अपनी ताकत दिखानी है। सऊदी अरब भी जाएगा, UAE भी जाएगा, इटली पहुंचेगा, फिर फ्रांस और जर्मनी आईमैक के हस्ताक्षरकर्ता देश हैं, ठीक। हस्ताक्षरकर्ता ये देश हैं, लेकिन अभी इस पर तुर्की जो है, जिसको आप टर्की के नाम से जानते थे, वो भी कह रहा है कि मेरे यहाँ से भी पहुँचे, क्योंकि जब आप टर्की को देखेंगे तो टर्की और यूरोप, एशिया और यूरोप को जोड़ता है, ठीक। इस्तांबुल इसकी एक जगह है, इस्तांबुल में एक पास है, मतलब वाटर जहाँ से हवाई जहाज, पानी के जहाज जहाँ से निकल के जाते हैं, तो वहाँ से मतलब स्ट्रेटजिक लोकेशन है इसकी, इसलिए ये भी ऐसी डिमांड कर रहा है, ठीक। चलो, और दूसरी चीज़ है कुछ अवसंरचनाएं, परियोजनाएं हैं, उनको समर्थन मिलेगा। अब देखिए किससे मिलेगा, सब कुछ इसी से निकल के आ रहा है, पार्टनरशिप ऑफ ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसमें 3 हैं, लोबिटो कॉरिडोर है, ठीक। दूसरी है लूजोन कॉरिडोर है, तीसरी है मिडिल कॉरिडोर। इन 3 के लिए भी समर्थन व्यक्त किया गया है। तो इन 3 को ज़्यादा अगर गणित मत लगाना आप, तो ये 3 याद कर लेना, लोबिटो कॉरिडोर, लूजोन कॉरिडोर, मिडिल कॉरिडोर। लूजोन आप पता है फिलीपींस का सबसे बड़ा जो है द्वीप है, इस पर सबसे ज़्यादा आबादी रहती है, ठीक। फिर हाँ, तो और सब है मरुस्थलीकरण के रोकने के लिए, ये सब चीज़ें एक बार देख लीजिए कि बहुत अतिरिक्त आवश्यकता है नहीं, जो बहुत बात है। यूक्रेन को, अच्छा हाँ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, यूक्रेन को ये बोला गया 2024 के एंड तक 50 बिलियन USD अमेरिकी डॉलर जो हैं वो अतिरिक्त पैसा मुहैया कराया जाएगा, ठीक। बस फिर ये सब कुछ चीज़ें हैं। आउटरीच सेशन की बात कर रही है। मोदी तीसरे कार्यकाल के दौरान इटली की पहली विदेश यात्रा पूरी की, जो उनके G7 आउटरीच महत्व को दिखाता है। ये सब बातें हैं। इसमें 12 देश और उनके क्या बोलते हैं तमाम संगठन है। संगठन का मतलब है जैसे यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन की तरफ से यूरोपियन जो काउंसिल है वो भी उसमें शामिल हुई, ठीक है। ये G7 जो है आपको पता है, मेलोनी प्रधानमंत्री जो यहाँ इटली की मेलोनी है, उनके G7 के साथ में वैश्विक दक्षिण को शामिल करने के प्रयास किया गया। वैश्विक दक्षिण का मतलब ये है यूरोपियन जो यूरोप के कंट्रीज़ हैं और वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, इनके ऊपर ये हमेशा तोहमत लगाई जाती है कि ये और दुनिया को देखना नहीं चाहते हैं। इसलिए ये एक नया प्रयास इन्होंने करने का कोशिश की है। कुछ AI की यहाँ बात की गई है, कुछ एक अलग अन्य बातें भी हैं। G7 इसके दौरान जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, अच्छा हाँ एक यहाँ से पॉइंट आपके सामने निकल के आता है, जो फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली और ब्रिटेन, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक। जापान अगर आप छोड़ देंगे तो G7 में जो कंट्रीज़ हैं सबसे मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता की, और इसके बाद में जापान भी लगा लीजिए, तो आपको 5 के 5 ये याद रह जाएंगे, ठीक। USA के साथ में कोई औपचारिक वार्ता नहीं थी। कनाडा के साथ संबंध खराब है तो केवल हाथ मिला दिया, बस खत्म, बात खत्म। अब इससे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं, परेशान मत होइए, ठीक। मैंने थोड़ा ठीक से कवर किया है, ज़रूरी था ये, ठीक। अब आगे बढ़ेंगे। परमाणु हथियारों पर सिपरी रिपोर्ट आ गई है, ठीक। रिपोर्ट है 2024 की। एक बात, सिपरी आपको बहुत बार आप देखते रहे हैं। सिपरी रिपोर्ट का मतलब है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक। कहाँ पे है ये? थिंक टैंक है, जैसे इंडिया में एक थिंक टैंक आपका ये नीति आयोग है, उसी तरीके से ये स्वीडिश थिंक टैंक है। स्वीडन की लोकेशन आप देखिए तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड ऐसे आपको देखने को मिलते हैं 3 कंट्रीज, और इसके बाद में ये आपको ये नॉर्डिक कंट्रीज में ही आते हैं, और इधर ही नीचे आपको डेनमार्क लगा हुआ मिल जाता है, ठीक है। इधर ही आपको यहाँ पे रशिया
नॉर्दर्न रशिया आपको मिलेगा, यानी नॉर्थ वेस्ट रशिया, ठीक, ये आपको देखने को मिल जाता है। तो ये नॉर्डिक कंट्रीज के अंदर आते हैं, और तीनों ये सब जितने भी नॉर्डिक कंट्रीज हैं अब तो ये नाटो के अंदर भी शामिल हो गए हैं, ठीक है। चलो, अब ये बात है कि ये इसकी 55वीं रिपोर्ट थी, एक बात। दूसरी बात है, ये रिपोर्ट परमाणु हथियारों पर अपनी रिपोर्ट जारी करती है कि दुनिया में कहाँ कहाँ पे कितने कितने परमाणु हथियार हैं, कौन अपनी संख्या बढ़ा रहा है, कौन अपना बजट बढ़ा रहा है, दुनिया के लिए क्या समस्या और खड़ी हो सकती है, ये सब बातें ये सब करती रहती है। तो ये अपनी रिपोर्ट में ऐसे बोल रही है कि दुनिया में 9 परमाणु सक्षम कंट्रीज़ हैं जो 5 वर्षों में परमाणु शस्त्रागार में अपने निवेश में 33% की वृद्धि की है इन लोगों ने। एक पॉइंट। नंबर 2 पे आ जाइए। यूएसए एक अकेला ऐसा देश है जिसने $51 बिलियन मतलब बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके 80% वैश्विक वृद्धि में 80% का योगदान दिया है। दूसरा पॉइंट, ठीक। फिर तीसरे नंबर पे चाइना है। चाइना ने कितने पैसे आवंटित किए हैं? 11.8 बिलियन। उसके बाद रशिया ने, फिर यूके ने, ठीक। अब ये तो हो गया कि किसने कितने कितने पैसे आवंटित किए हैं, ठीक। जो वृद्धि हुई है टोटल दुनिया में 33% की जो वृद्धि हुई है, उसमें से यूएसए टॉप पे है, उसमें से चाइना दूसरे नंबर पे है, फिर रशिया है, फिर यूके है। चलो, अब ये फिर आईकैन की कुछ रिपोर्ट है, हालांकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आईकैन का, इससे क्या लेना देना, ठीक है। तो ऐसी सब चीज़ें इसमें कुछ लिखी गई हैं, इसको बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आती है मोटी बात जहाँ से प्रश्न निकल के आते हैं। एक तो सेशन की उसकी बात हो गई कि रिपोर्ट में क्या लिखा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज़रूरी चीज़ है, यहाँ पे लिखा है परमाणु हथियारों की कुल संख्या में मामूली कमी आई है। टोटल दुनिया के परमाणु हथियार के कुल संख्या में मामूली कमी आई है, जो अब 12,512 से घट के 12,121 हो गया। ये वाला डेटा याद रख लेना, ठीक है। हो सकता है ये वाला भी याद रख लेना। एक बार क्वेश्चन ऐसा आया है आपके प्रीलिम्स में, ऐसा पूछा गया है कि कमी आई है या कितनी कमी आई है, डेटा भी आपसे पूछ लिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। कई बार मैं डेटा छोड़ देता हूं, लेकिन जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे याद करते हुए चलना है। परमाणु हथियारों में तो देखिए कमी आई है, लेकिन आप देखेंगे कि जो एक्टिव जो न्यूक्लियर वेपन हैं वो एक्टिवली जो प्लेस्ड हैं उनमें वृद्धि हो गई है। मतलब वो ऑन मोड में है इस समय, मतलब अगर लड़ाई हो जाए तो उनको ज़्यादा तरीके से तैनाती हो गई उनकी। तो इसमें है क्या? संभावित भंडार जिसमें वृद्धि हुई है, जिसमें 9,585 क्या है भंडार में रखे गए हैं। 2100 उच्च परिचालन अलर्ट पे हैं, यानी हाई अलर्ट पे रखा गया है, जिसमें अधिकांश रशिया के हैं और यूएसए के पास में हैं, ठीक। सिप्री ने कहा है कि चीन के पास में पहली बार कुछ वॉरहेड उच्च अलर्ट पे हैं। 2 देशों के जो वॉरहेड हैं वो हालांकि उच्च अलर्ट पे हैं, लेकिन चाइना ने भी कुछ इस बार उच्च अलर्ट पे अपने हाई अलर्ट पे रखे हैं, ठीक। फिर ये रिपोर्ट अलग अलग तरीके से ऐसे बढ़ती है, अलग अलग बातें करती है कि इतनी रिपोर्ट के अनुसार इतने वॉरहेड हैं, इतने विमानों में तैनात हैं, इतने इससे ज़्यादा केंद्रीय भंडार हैं। तो ये सब अन्य विषय हैं, इससे प्रश्न नहीं आएगा। दूसरी चीज़ है, अब देखिए अपने शस्त्रागार में जितनी वृद्धि हुई है उस चीज़ को आप देखें, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे देखेंगे। पहली बात तो 9 कंट्रीज़ हैं, याद रख लेना एक बार, 9 कंट्रीज़ हैं, उनके नाम यहाँ पे लिखे गए, ठीक। रशिया जो है उसके पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं, 5580। दूसरे नंबर पे यूएसए है, फिर चाइना है। चाइना देखिए ठीक ठाक वृद्धि इसने कर ली है, 410 से 500, मतलब 90 की वृद्धि कर ली है। फ्रांस जो है उतने पे ही तैनात है, यूके जो है उतने पे ही है। भारत ने भी अपनी वृद्धि की है, 64 से पहुंच गया है 72 के पास में, ठीक। तो मतलब इसमें आप घटा के जोड़ के देखिए आप कितनी वृद्धि हुई, तो 2 इधर और 6 उधर, 8 की वृद्धि हुई है, ठीक। पाकिस्तान यहीं रहा है, इजराइल यहीं रहा है, उत्तर कोरिया यहीं रहा है। तो 9 के 9 हैं। हो सकता है आपसे ये पूछे कि इसमें से कौन सा कंट्री शामिल नहीं है। ऑप्शन में आपको हो सकता है जापान देखने को मिले, लेकिन जापान के पास में कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है इस समय। जो यूएसए है उसने उसको न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंडर रखा हुआ है, राइट। न्यूक्लियर अम्ब्रेला का मतलब क्या हो गया? न्यूक्लियर अम्ब्रेला का मतलब हुआ अगर तुम्हारे ऊपर कोई परमाणु हथियार से हमला होता है तो हम उसके डिफेंस में यूज़ कर सकते हैं, आपको क्या बोलते हैं, आपको सुरक्षा में मुहैया कराएंगे, ठीक। सेपरेट रिपोर्ट हो गई, समझ में आ गई, बहुत ज़रूरी है। चलो आगे बढ़ जाओ। यूरोपीय संघ ने प्रकृति बहाली कानून को मंजूरी दी। देखिए इसमें बहुत नहीं पढ़ना है, केवल ये जानिए यूरोपीय संघ ने प्रकृति बहाली कानून को, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कानून को मंजूरी दे दी है, ठीक है। चलो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है, अब केवल बेसिक कुछ चीज़ें हैं, आप इसको जान लीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्वास के लिए क्या हुआ है, बहुचर्चित संरक्षण कानून 17 जून 2024 को मंजूरी दे दी है। दूसरी चीज़ है उसको देखिए, उद्देश्य ये है कि आवासों को उनके प्राकृतिक स्थिति में बहाल करना। अब इसका अर्थ क्या हो गया? मान लीजिए जो जंगल हैं जो खराब हो रहे हैं उनको उनकी प्राकृतिक स्थिति में लौटाना, एक बेहतर जंगल फिर वैसे ही पुनर्वासित कर देना, ठीक। दूसरी चीज़ है जो दलदल हों, चाहे दलदल हों, ठीक, उनको भी
उसी स्थिति में पहुंचाना है, नदियां हों उनको भी उसी स्थिति में पहुंचाना है। मतलब उनका प्राकृतिक आवास का मतलब है जैसी स्थिति उनकी बेहतर पहले थी उसको उसी स्थिति में लौटाना है। इस कानून के पक्ष में 20 यूरोपियन यूनियन के सदस्यों ने मतदान किया, जो 66% आबादी का यूरोप में प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक, अच्छा एक चीज़ मैं भूल गया बताने को, जो G7 में मैं बताना चाहता था। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है और ऐसा क्वेश्चन G7 में UPSC से निकल के आता है। वर्ल्ड GDP में जो G7 है उसका योगदान है 46% के आसपास, लेकिन अगर पॉपुलेशन वाइज आप देखेंगे तो G7 के जो कंट्रीज हैं केवल 10% पॉपुलेशन जो होती है दुनिया की वो अपने पास में रखते हैं। चलो फिर दुनिया की यह बात है कि ये सब बातें हैं। देखो इन सबको बहुत पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, आपको अगर मन हो तो आप आराम से पढ़िए। फिर यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे लिखा हुआ है इन सदस्य देशों को 2023 तक नए कानून के अंतर्गत आने वाले कम से कम 30% जो आवास हैं उसकी खराब स्थिति से अच्छी स्थिति में लाना है। ये इनका टारगेट है। टारगेट मतलब इनका उद्देश्य है। उद्देश्य का मतलब ये हुआ कि इनके जो प्राकृतिक आवास हैं जो कानून के अंतर्गत आए हैं उनमें से 30% को उनकी जो पहले की स्थिति थी, जो नेचुरल उनकी आवास था, उसी स्थिति में उनको लेके आना है। बस चलो आगे हो गया, ये भी हो गया। अब देखिए ये रिपोर्ट आई है UN की सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। मैं जब भी ऐसी कोई चीज़ आती है तो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि एक चीज़ आप हमेशा नोट करके रखें, अपने एक प्रिंट आउट कहीं से निकाल लें, कहीं बुक से किसी पेज पे लिख के कहीं पे चिपका लें। जो 17 के 17 लक्ष्य डिसाइड किए गए थे 2015 में, ठीक, SDG गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक, उनको आप रट लें एक से एक बिल्कुल जो है। अच्छा ये चीज़ है, ये चीज़ मैंने दे भी दी थी पहले एक बार अपने टेलीग्राम पे, ठीक, तो आपने अगर देखी होगी तो उसकी लिस्ट मैंने प्रॉपर दे दी थी। प्रीवियस आए हुए क्वेश्चन भी उसमें थे, कैसे कैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है, सारी चीज़ें मैंने बता दी थी। ठीक है, तो आप याद रखें, इनको जरूर रट लें। हर साल 2022 में भी सवाल आया है प्रीलिम्स में, 2023 में भी प्रीलिम्स में सवाल आया है। और एक चीज़ आप जानेंगे, जब आप मेंस लिखेंगे तो वहाँ पे भी आपको फ़ायदा नज़र आएगा, क्योंकि इन्हीं गोल्स को कहीं ना कहीं पे आप सेट करेंगे अपने आंसर में। ठीक, कहीं पे आपको भुखमरी मिल गई तो आपने कोई गोल्स भुखमरी का जो है उसको सेट कर दिया कि SDG गोल्स में इतना लिखा हुआ है। ठीक, ऐसे करके ये चीज़ रिपोर्ट बहुत अहम हो जाती है, इसलिए इसको ठीक से देख लीजिए। चलो, लक्ष्य हैं 2030 तक पूरे करने हैं। अब बात आती है SDSN, यूनाइटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN, ठीक, द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के 9वां संस्करण आया है। देखिए एक चीज़ और है, देखिए कोई भी रिपोर्ट अगर यूनाइटेड नेशन जारी कर रहा है, कोई अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जारी कर रहा है तो उसकी उतनी अहमियत होती है। अगर यूनाइटेड नेशंस कुछ जारी करेगा तो उसकी उतनी अहमियत होती है। तो यूनाइटेड नेशंस एक अहम संस्था है, पूरे दुनिया की इंटर गवर्नमेंटल बातचीत यहाँ पे होती है, तो इसकी अपनी खास अहमियत है। इसलिए इस रिपोर्ट को भी अधिक महत्व दे के हम लोग पढ़ेंगे। चलो, अब इसमें है बस वही सारी बातें जो मैंने बताई कि दुनिया जो है इसमें 9वें संस्करण के अनुसार पर्यावरण, स्वास्थ्य, भूख के SDG में दुनिया पिछड़ रही है। अब अलग अलग SDG गोल्स हैं, इसलिए आपको हो सकता है ये वाला पॉइंट समझ में ना आए। ठीक, पर्यावरण के लिए SDG गोल्स अलग तय किया गया, स्वास्थ्य के लिए दूसरा है, भूख के लिए दूसरा है, ठीक है, लिंग समानता के लिए दूसरा है, ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो इसमें ये बात कर रहे हैं इनमें पिछड़ रही है, और इसमें गरीबी, भूख, इसके लिए दुनिया में काफ़ी पीछे। अब देखिए, जब ये भी आप रिपोर्ट पहुँचेंगे तो आप करते क्या हैं, अक्सर इस रिपोर्ट में क्या करेंगे आप कि टॉप के जो कंट्रीज़ हैं 2, 3, 4 वो आप रट लेंगे, सबसे लास्ट में जो हैं वो रट लेंगे, और इंडिया की पोजीशन है वो रट लेंगे, किसने जारी की आप वो रट लेंगे, बस इतने से ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इन चीज़ों को बहुत ज़रूरी है देखना। ठीक है, जैसे इस रिपोर्ट में ये वाला पॉइंट जो है ये अहम पॉइंट है, जिसमें कहा गया कि वैश्विक स्तर पर औसतन केवल 16% SDG लक्ष्य 2030 तक पूरे होने की राह में है। ये इस बुक में बोल्ड नहीं किया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि इसको बोल्ड करके लिखना चाहिए था। ठीक है, इसको हाईलाइट करके लिखना चाहिए था, जबकि 84% SDG गोल्स जो हैं उनके उलटफेर उसमें दिख रहा है। ठीक, फिर इसमें ये चीज़ें हैं, इनको आप रट नहीं पाएंगे, मुझे पता है, बहुत अतिरिक्त मुश्किल है, लेकिन जैसे लिखा है शून्य भूख SDG 2 के अंदर आता है। ये सब चीज़ें आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। आप इसकी लिस्ट जरूर निकालिए, एक पेज पे लिखिए, अपने हाथ से लिखिए, चाहे प्रिंट आउट निकालिए, चाहे जैसे निकालिए। एक सवाल अगर सही करना है तो आने की संभावना अतिरिक्त ज़्यादा बनी रहती है, और ज़्यादातर ऐसा पूछा जाता है। दूसरी चीज़ है, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी, जैसे कि इस रिपोर्ट में देखा गया है तो जो नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, नॉर्डिक देश हैं, SDG उपलब्धि में अग्रणी बने हुए हैं। नॉर्डिक कंट्रीज़ क्या हैं, अभी मैंने आपको बताया था, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आपको ऐसे देखने को मिलेगा, और इसी के नीचे आपको डेनमार्क देखने को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, डेनमार्क देखने को मिल जाएगा। तो ये हो जाते हैं नॉर्डिक कंट्रीज़। कुछ अच्छा इसमें नॉर्डिक कंट्रीज़ में ऑटोनोमस टेरिटरीज भी होती हैं, जैसे फेरो आइलैंड, आपसे कई बार पूछा भी गया है, कई बार पूछा जा सकता है। ग्रीनलैंड है, ठीक, ये भी है, तो ये भी इसमें शामिल होते हैं। बेसिक अगर कंट्रीज़ की बात करोगे तो यही 4 आप बेसिक तौर से देखेंगे। ठीक, इसमें ब्रिक्स में भी प्रगति देखी गई है, ये सब चीज़ें देखी हैं। अब आते हैं
कौन से टॉप पे है कौन से नहीं, जो आप रटते हैं वहाँ पे आ जाते हैं। देखिए फिनलैंड टॉप पे है, दूसरे नंबर पे स्वीडन है, तीसरे पे डेनमार्क, चौथे पे जर्मनी, पांचवें पे फ्रांस। वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे आप ये रिपोर्ट 3 पढ़ते हैं, पढ़ने का तरीका थोड़ा बदलिए। प्रश्न आपसे ऐसे आ सकता है कि टॉप 5 में केवल यूरोपियन शामिल हैं, केवल यूरोपीय हैं, एक स्टेटमेंट में ऐसा लिखा होगा और आप परेशान हो जाएंगे। ठीक, इसलिए रिपोर्ट को जरूर देखिए। आगे एक और आएगी रिपोर्ट, उसमें भी ऐसा लिखा हुआ होगा कि टॉप 10 में शांति के लिए जो आई है, पीस इंडेक्स जो आया है, उसमें भी टॉप 10 में सारे यूरोपीय भरे हुए हैं। ठीक, दूसरी बात है, इसके बाद में अब इंडिया की लोकेशन आप ढूंढिए। इसमें इंडिया की लोकेशन 2024 के अंदर समग्र रूप से 64 के समग्र स्कोर के साथ में 109वां स्थान मिला है। ठीक, 109वां स्थान मिला है। ठीक है। और क्या क्या है, कुछ बेसिक चीज़ें ये लिखी हैं, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं इसको। लास्ट में अगर आप देखेंगे तो कहा गया है रिपोर्ट में कि दक्षिण सूडान, साउथ सूडान और मध्य अफ्रीकी गणराज्य और चाड, ये लास्ट में 3 ये आपको कंट्रीज देखने को मिलेंगे। इंडिया की पोजीशन देखिए यहाँ पे लिखी है, वहाँ पे 64 लिख दिया गया था, लेकिन सही स्कोर ये है, यही वाला आपको रखना है 63.9। इस 63.9 और पोजीशन जो है इंडिया की रैंक जो है वो 109वीं रैंक है, इसी को आपको रखना है। ये सब इंडिया से बेहतर स्थिति में है, पाकिस्तान खराब स्थिति में है। ठीक, निम्नतम में आप देख लेंगे तो दक्षिणी सूडान यानी साउथ सूडान आपको देखने को मिलेगा, केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य मेरी आपको मिलेगा, फिर चार्ट आपको देख लेगा। तो आपके 5 के 5 आप ये देखेंगे तो ये आपको अफ्रीका से मिलेंगे। ठीक है, तो हो सकता है अगर स्टेटमेंट में ऐसे बना देगा क्वेश्चन तो आप कंफ्यूज तो कम से कम नहीं होंगे। 5 के 5 उधर यूरोप से हैं, इधर 5 के 5 नीचे जो हैं वो अफ्रीका से हैं। ठीक है, फिर एक इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट इसमें जोड़ा गया है, इसको जरा ध्यान से देख लो। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, रिपोर्ट में लिखा है यूएन आधारित बहुपक्षवाद जिसको क्या बोलेंगे, मल्टी सेक्टोरियल, ऐसे शायद कुछ बोलेंगे, मल्टी सेक्टोरियल ही बोलेंगे ना बहुपक्षवाद को, कुछ और हो सकता है बोल सकते हैं, लेकिन मैं तो मल्टी सेक्टोरियल में ऐसा समझ मुझे आ रहा है जैसे मल्टी सेक्टोरियल होगा। ठीक है, तो मल्टी सेक्टोरियल के लिए देशों को समर्थन के लिए नया सूचकांक पेश किया गया। अब इसमें वेरी इंपॉर्टेंट आपको एक चीज़ मिलेगी, अगर मान लीजिए मुझे ऐसा क्वेश्चन बनाने को देता ट्रिकी तो मैं ये वाला प्रश्न बनाता। इसमें सबसे जो टॉप पे है वो आपको बारबाडोस देखने को मिलता है, बारबाडोस के साथ एंटीगुआ बारामुडा भी, लेकिन ये सब चीज़ें बहुत मत याद करिए, एंटीगुआ बारामुडा आप याद करिए, ऐसे याद कर लीजिए BAB। ठीक, बारबाडोस आप याद रहेगा, फिर एंटीगुआ, फिर बारामुडा आ गया। ठीक है, लेकिन जब सबसे अंतिम स्तर पे जब आप बात करेंगे UNMI पे, सूचकांक पे, तो आपको सबसे नीचे USA देखने को मिलेगा। और जब ये ऐसा देखने को मिलेगा तो आप कंफ्यूज होंगे, तो आप कहेंगे US से सबसे नीचे कैसे, आप गलत करके चले आएंगे। ठीक है, तो ये आपसे दिमाग के जो पढ़ा होगा वो कर लेगा, हालांकि ये दिमाग से खेलने वाली कोशिश थी, इसमें ट्रिक नहीं लगा पाएंगे आप। ठीक है, UNMI बहुपक्षवाद आधारित देशों के लिए समर्थन का नया सूचकांक पेश किया गया है इसी रिपोर्ट के अंदर। इसलिए ये रिपोर्ट अतिरिक्त इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अतिरिक्त इंपॉर्टेंट हो जाती है ये वाला पॉइंट। ठीक, तो अभी ये वाला पॉइंट भी हम लोगों ने खैर कवर कर लिया। अब आते हैं आगे वाले पॉइंट पर। फिर यहाँ पे बस ग्रीन हाउस गैस और दुनिया भर की देखिए ये सब लिखा है, दुनिया भर में 600 मिलियन लोग भूख से पीड़ित रहेंगे 2030 तक। समझे, तो कृषि वानिकी अन्य उपयोग के लिए ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा भी बढ़ेगी, उत्सर्जन बढ़ेगा, और ये सब चीज़ें, इनमें सब बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बहुत सारा लेंदी तरीके से इसको थोड़ा सा लिख दिया है। खैर बस, और इसमें कुछ नहीं है। फिर अगले पॉइंट पे आइए, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि देखिए पहली बात तो ये समझिए कि यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन हुआ कहाँ है, तो बुर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में हुआ, स्विट्जरलैंड के। ठीक, ये जो शांति शिखर था, आपको पता है यूक्रेन और रशिया की जो वार चल रही है उसको रोकने के प्रयास जारी किए गए हैं। 80 देशों ने इस बात पर सहमति बनाई है कि युद्ध खत्म करने के लिए किसी भी समझौते के आधार यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता होनी चाहिए। एक बार 2014 के अंदर क्रीमिया को हथिया लिया है रशिया ने, अब इसकी क्षेत्रीय अखंडता मतलब है कि ये देश अपने आप में अखंड रूप से बना रहे, बेसिक आधार ये हो, तब 80 देशों ने ये बात की है, तब आगे की कोई बात इस पर हो सकती है। ठीक, इंडिया को इसमें बुलाया गया था प्रधानमंत्री मोदी को, लेकिन उन्होंने मतलब स्पष्ट तौर से थोड़ा सा मना कर दिया कि हम इसमें उपस्थिति अपनी नहीं दर्ज करा पाएंगे। तो यहाँ से कपूर साहब थे जो यहाँ से इंडिया से वो गए थे, तो इसलिए, और इंडिया ने इसमें जो निकल के आया, जो आखिरी में जो एक अपना वो जारी करते हैं कि सब देशों का क्या कहना है, उसमें इंडिया ने अपने खुद को उससे अलग कर लिया, संयुक्त दस्तावेज जिसको बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें किसने, भारत ने, सऊदी अरब ने, दक्षिण अफ्रीका ने, ब्राज़ील ने, UAE ने, सब ने इससे अलग कर लिया। ठीक, 100 देशों से अधिक उपस्थित थे और रशिया इसमें आमंत्रित नहीं था।
ठीक, इसमें और कुछ ऐसी चीज़ें और कुछ बहुत खास आपको नज़र नहीं आएंगी, केवल एक चीज़ ये याद कर लीजिए, इसके विदेश मंत्रालय के सचिव हैं, विदेश मंत्रालय के सचिव पवन कपूर सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने ये कहा कि जो दोनों देश हैं वो आपसी बीच ईमानदारी व्यवहारिक भागीदारी होनी चाहिए। तुर्की ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया। ठीक, चलो, तुर्की ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया, बस, और इसमें कुछ नहीं है। ठीक, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, ये कोई प्रश्न का विषय नहीं है, समझे, आने का विषय नहीं है, एक बार आपकी समझ बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाइए। फिर है क्लाउडिया शीनबाम, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति। देखिए क्या मज़ेदार बात है, जब आप देखेंगे मैक्सिको को तो आपको नॉर्थ अमेरिका में ये आपको मिलता है। ठीक है, कौन कौन मिलेगा नॉर्थ अमेरिका में? पहले कनाडा मिल जाएगा, फिर यूएसए मिल जाएगा, फिर यूएसए के नीचे आपको मैक्सिको मिल जाएगा। ठीक है, आप एक चीज़ देखिए, जो क्लाउडिया शीनबाम है मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। यूएसए बहुत प्रोग्रेसिव अपने आप को बोलता है, लेकिन यूएसए अभी तक कोई भी महिला राष्ट्रपति दे नहीं पाया है। ठीक, कोई भी महिला राष्ट्रपति, यहाँ तक कि इंडिया में आप देखिएगा महिला राष्ट्रपति बनी है, जी हाँ, बिल्कुल इस समय उपस्थित हैं आपके सामने हैं। ठीक, महिला प्रधानमंत्री आप देखेंगे तो बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल उपस्थित हैं आपके सामने हैं। ठीक, तो इतना प्रोग्रेसिव होने के बाद में इतनी सब खामियां हैं, इन सब चीज़ों को देखिए, बढ़िया। ठीक, तो इसमें केवल आप देखेंगे तो यही केवल इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद कर लीजिए, क्लाउडिया शीनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। दूसरी चीज़ है, एक चीज़ और, कि आप जब मैक्सिको देखिए, एक क्वेश्चन आपके सामने खूब निकल के आता है कि मैक्सिको और यूएसए और मैक्सिको के बीच के बॉर्डर पे क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी है जो इसकी सीमा बनाती है ना। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये सब आपको पढ़नी चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ ये सब चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, नहीं तो फिर कई बार गलत हो जाता है। जैसे रियो ग्रांडे जो रिवर है वो इसकी सीमा बनाती है, आपको पता होगा। सबसे ज़्यादा ऐसा बॉर्डर है जिसको पार किया जाता है, इधर से ही लोग यूएसए घुसते हैं, क्योंकि कनाडा के साथ में बहुत अच्छे संबंध है और दुनिया की संबंध इसके साथ भी ठीक ही हैं, लेकिन फिर भी लोग इधर ज़्यादा अराजकता थोड़ी सी ज़्यादा है मैक्सिको के अंदर, तो यहाँ से लोग बहुत जल्दी पास कर जाते हैं। ठीक, तो 3 जून को देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है, और ये दुनिया भर की इसमें और बातें हैं। बस, इसमें और कुछ जानने की अतिरिक्त आवश्यकता है क्या? मुझे तो लगता कि नहीं है। ठीक, अक्टूबर 2024 में शपथ ग्रहण होगी इनकी। ठीक है, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। ठीक, किसको पराजित किया? तो ये देखिए, अजीब सा नाम लिखा है, पढ़ने का मन हो तो पढ़िए। ठीक, आगे आ जाइए। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, पहले इस चीज़ को समझिए, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है ये, कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक, 120 देशों के लिए ये जारी किया गया। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक मतलब जिसको बोलते हैं एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, वो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। एक बात, दूसरी बात इस चीज़ को सही है, एनर्जी ट्रांजिशन जो इंडेक्स है वो करता क्या है? एनर्जी ट्रांजिशन का क्या मतलब है? ऊर्जा संक्रमण का मतलब है ये है कि हम अभी तक जो भी ऊर्जा यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो कोयले की हो, चाहे वो बायोमास हो, या किसी भी तरीके से आप यूज़ कर रहे हो, वो अगर रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है, तो उससे अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे, सौर ऊर्जा की तरफ जैसे बढ़ेंगे, ठीक है, या फिर मान लीजिए अन्य हम ऊर्जा की तरफ बढ़ रहे हैं, या जो वाटर डैम से जो बना रहे हैं, या किसी भी तरीके से जो पर्यावरण के लिए सेफ है, ठीक, उसकी तरफ अगर बढ़ रहे हैं, तो वो जो ट्रांजिशन हो रहा है इसी को नापता है ये वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। फिर बात आती है विश्व आर्थिक मंच की। मैंने कई बार आपसे कहा है कि ये सब चीज़ें देखिए, मैं जब करंट अफेयर पढ़ाता हूँ पीछे वाला, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ये कवर अप की हैं, 2-2, 3-3 बार की हैं। अगर आपने पढ़ी हैं तो आपको मज़ा आएगा। अतिरिक्त यहाँ पे अगर मैं बनाऊंगा तो फिर वही चीज़ें मैं 4-4, 6-6 बार अगर रिपीट करूँ तो उसका कोई फ़ायदा निकल के नहीं आता। जैसे 2009 के अंदर यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम था, वो किसने बनाया था? तो एक नाम वहाँ पे निकल के आया था, प्रोफेसर क्लास स्वाब बोलते, कई बार इंग्लिश में बोलोगे तो स्वाब बोल देते हैं, क्लास स्वाब। ठीक है, क्लास स्वाब याद रख लेना, प्रोफेसर क्लास स्वाब। हो सकता है कभी पूछ दिया जाए ये। ठीक, अलग अलग ये रिपोर्ट निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक, कौन कौन सी? जैसे इसकी एक और रिपोर्ट आती है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, 2024 के अंदर आई थी। 2024 के अंदर 18वीं रिपोर्ट ऐसी जारी की गई थी। ठीक है, अभी हो सकता है आगे कहीं आपको मिले। चलो, अब बात यह है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है क्या? तो आपको पता है ये कोई सरकारी संस्था नहीं है, ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरीके से काम करता है, जिसमें दुनिया भर के अलग अलग पक्ष से लोग आते हैं, नेता आते हैं और ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, अलग अलग साइंस से आते हैं लोग, अलग अलग तरीके से लोग आते हैं। ठीक, तो ये इसमें सब ये बात की गई है, यहाँ पे ये समझाया गया है ऊर्जा संक्रमण क्या है, प्रक्रिया है। ठीक, दूसरी चीज़ें, ऐसी चीज़ें अगर एनवायरमेंट वाले क्वेश्चन में पूछ दी जाएंगी तो आप परेशान हो जाएंगे। ठीक, इसीलिए मैं इस बुक को कहता हूँ कि ठीक से पढ़ लो। ठीक, इंडिया की इसमें पोजीशन देखेंगे आप तो 63वें स्थान पर है। 63वें स्थान पर, पिछले साल पे 67 स्थान पे थी, पिछले साल को भी रटी है, बिल्कुल रटी है। भारत का स्कोर कितना है? 55.3 बस। और
टॉप, और उसमें भी देख लीजिए बायोमास। अब देखिए सब दुनिया जो है भारत की जो प्रगति है स्वच्छ ऊर्जा के लिए, उसमें प्रशंसा की गई है। नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी में बायोमास इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता का 42% है। रिन्यूएबल एनर्जी जो है इसकी जो बायोमास से हम एनर्जी निकालते हैं उसका 42% है, जिसमें दुनिया का चौथा ऐसा बड़ा बाजार, नवीकरणीय बाजार बन गया है इंडिया। ये दोनों पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। एक बार फिर कोई भी आप रिपोर्ट पढ़ लीजिए ऐसी बढ़िया बेहतर वाली, उसमें आपको ये एक तो यूरोप टॉप पे मिलेगा। यूरोप से अगर आप हटेंगे, मतलब यूरोप में अगर आप रहेंगे, यूरोप में अगर बेसिकली आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा नॉर्डिक कंट्रीज टॉप पे रहते हैं। वही 3 कंट्री 4 कंट्री, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, कभी फिनलैंड आगे, कभी स्वीडन आगे, कभी हम आगे, समझे, कभी आप आगे, ये वाली सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो एक बार फिर स्वीडन जहाँ पे टॉप पे है, उसके बाद डेनमार्क है, फिर फिनलैंड है, फिर स्विट्ज़रलैंड है, फिर फ्रांस है। सब के सब 5 के 5 देखिए बैठे हुए हैं कहाँ, यूरोप से। देखिएगा 5 के 5 क्या बोलेंगे आप, तो यहाँ से जब गिनना चालू करेंगे तो आपको कोई और बाहर का मिलेगा ही नहीं। 10 के 10 मिलेंगे, ठीक है, पूरे 10 के 10 आपको कहाँ से मिले, देखिए ना, गिनिए गिनिए गिनिए, कुछ मिल रहा है बाहर का, कुछ नहीं। ऑस्ट्रिया, यहीं पे अभी इस समय प्रधानमंत्री मोदी हैं, अभी कल ही वापस आए हैं, ठीक है। एस्टोनिया, सब आपको यहीं से मिल रहे हैं, ठीक, रट लीजिए उनको, ऊपर के 3-4 तो रट ही लीजिए, ठीक। 5वां फ्रांस है, फिर आप देख लीजिए नॉर्वे यहाँ पे 6ठे नंबर पे आता है, बाकी स्वीडन यहाँ पे है, फिनलैंड यहाँ पे लगा हुआ है, डेनमार्क यहीं लगा हुआ है। तो ये तो 3 तो नॉर्डिक ही हो गए, 3 ये नॉर्डिक हो गया। फिर इसके बाद स्विट्जरलैंड, फ्रांस दोनों सीमा साझा करते हैं आपस में, ठीक है। वाजस, क्या कौन सा पर्वत है इनके बीच में, ज़रा देखिए जाके सही से, शायद आई थिंक वाजस होगा, ठीक। नॉर्वे है, उस 6ठे नंबर पर लग गया है, बस ऐसे रट लेना है। इंडिया की पोजीशन आपने देख ली है। विकासशील देशों में चाइना जो है वो 17वें नंबर पे, ब्राज़ील 12वें पे, वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान 113वें पे। ऐसी ऐसी सब चीज़ें बात लिखी गई हैं। सबसे अंतिम नीचे है कांगो, उसके बाद है यमन, ठीक है, फिर है तंजानिया। तीनों कहाँ से हैं, अफ्रीका से, ठीक। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक, अब मुझे याद आ रहा है, मैं जब पेपर देख रहा था तो मुझे ऐसी चीज़ समझ में आई कि ये वाला जो सूचकांक है, ये एक बार पूछा गया था 2-3 साल पहले, और जब मैं पेपर देख रहा था तो उसमें मुझे ये मिला। इसमें ये पूछ लिया था कि कौन सा कॉन्टिनेंट है वो सबसे शांत है, ना कि देश। अब देखिए जब ये रिपोर्ट यहाँ पे लिखी हुई है तो इसमें कॉन्टिनेंट लिखा नहीं हुआ है, लेकिन मैंने अभी सर्च भी नहीं किया कि कौन सा कॉन्टिनेंट है। एक बार गूगल पे सर्च मार के ये जरूर देखना कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे शांत है। हालांकि पिछली बार का जो आंसर था वो यूरोप था। इस बार का आंसर यूरोप है या नहीं है मुझे नहीं पता है, क्योंकि यूरोप में बहुत सारा बवाल मचा हुआ है। यूक्रेन रशिया का युद्ध है, कोई गारंटी नहीं है कि इस बार भी सबसे शांत यही मिले। लेकिन चलो अच्छा देख लें। वैश्विक शांति सूचकांक जारी कौन करता है, आईईपी। कौन है आईईपी, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, आईईपी। इसको भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ पुराने वीडियोज़ में, जो मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ उसको मैं बार बार नहीं करूँगा, बहुत लंबी हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। इसने बनाया है वैश्विक शांति सूचकांक। अब है क्या, इसमें 163 देश भी हैं, क्षेत्र भी इसमें शामिल हैं, इनका मूल्यांकन किया गया। दुनिया की 99.7% आबादी जिसमें रहती है, एक बात। दूसरी बात है, मोटे तौर से जो इसमें लिखा गया है, वैश्विक शांति का औसत स्तर 2024 में 0.56% कम हुआ है। वैश्विक शांति पूरी दुनिया में कम हुई है, नंबर 1 पॉइंट। हो सकता है स्टेटमेंट में ऐसा पॉइंट आपको देखने को मिले, ठीक। यह शांति स्तर का गिरावट का लगातार 5वां वर्ष है। 65 देशों में शांति सुधार हुआ है, जबकि 97 देशों में गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे जो चीज़ें होती है ना, ये आपको स्टेटमेंट में मिलेंगी हमेशा। जब आप स्टेटमेंट देखेंगे तो वहीं पे आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी, अदरवाइज सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है, वर्षों से बना हुआ है, लगातार बना हुआ है। उसके बाद आयरलैंड है, फिर ऑस्ट्रिया है, न्यूजीलैंड, सिंगापुर है, ठीक, समझ में आ गया। अब आप देखिए नंबर 1 पे कौन है, आइसलैंड है, फिर आयरलैंड है, फिर ऑस्ट्रिया है। तीनों आ वाले हैं, ठीक। अब इसी में आगे पीछे आप सोच लीजिए। पहले आ याद रखिए, आ सबसे शांत है, आ सबसे पहले आता है, हम पहले, ऑस्ट्रिया, आइसलैंड मतलब हम पहले, दूसरे नंबर पे आयरलैंड, तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रिया, फिर न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ठीक, याद रखिए। सबसे कम शांति में यमन है, यमन शीर्ष पर है, उसके बाद सूडान है, फिर दक्षिणी सूडान है, फिर अफगानिस्तान है, फिर यूक्रेन है। यूक्रेन भी चलो शामिल हो गया, तो 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे नीचे से आपको यूक्रेन मिल जाएगा। चलो इंडिया की पोजीशन भी आपको देखनी है, ठीक है। भारत 5 अंकों का सुधार हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 अंकों का सुधार हुआ है, जरूरी है, लेकिन स्कोर वही गंदा है, मतलब स्थान वही गंदा है। कौन सा है, 116वां में। और ये देखिए एक चीज़ आप याद रखिए कि इस रिपोर्ट में 2024 की रिपोर्ट है, याद रख लेना। 2023 की रिपोर्ट 2024 में जारी हुई ऐसा नहीं है, 2024 की रिपोर्ट 2024 में जारी हुई है ऐसा है, ठीक है। स्कोर इसका कितना है, तो 2.319, ठीक। दूसरी चीज़ें, ये अलग अलग मुद्दों पर रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें 23 संकेतक हैं और सब संकेतक आप रट नहीं सकते हैं, ठीक, कोई नहीं रट सकता है।
PhD नहीं करनी है, बेसिक चीज़ समझ के चलनी है। फिर वही बात जो बात हुई थी यहाँ पे देखिएगा, ठीक सब वही बने हुए हैं। यहाँ पे अब आप आएंगे तो सिंगापुर आपको यहाँ से मिल जाएगा, और बाकी अब सब स्लोवेनिया, मलेशिया आपको ये आपको एशिया से मिल जाएगा, ये आपको एशिया से मिल जाएगा। बाकी न्यूजीलैंड है ये, और ऑस्ट्रेलिया से मिल जाएगा, ठीक है। तो वहीं पे आपको सब लगे हुए मिल जाएंगे, ठीक है। भारत के पड़ोसी देशों में अगर आप देखेंगे तो सबकी स्थिति अच्छी है। पाकिस्तान, म्यांमार भारत से खराब स्थिति में है। इंडिया 116वीं पोजीशन पे है, 5 स्थानों के सुधार के साथ स्कोर ये रहा, रट लो। हाँ, सबसे खराब यमन, सूडान, दक्षिणी सूडान, ठीक, यमन, सूडान, दक्षिणी सूडान। चलो, थाईलैंड में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता, ऐसा प्रश्न कई बार आता है, कई बार पूछा जाता है, इसलिए ज़रूरी है। देखिए, थाईलैंड की नेशनल असेंबली यानी संसद ने, उच्च सदन सीनेट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दी है, ज़रूरी बात है। और देखिए, दक्षिणी पूर्व यानी साउथ ईस्ट एशिया में ऐसा कानून बनाने वाला पहला देश बन गया है। लेकिन अगर आप टोटल देखेंगे, मतलब अगर आप वैसे देख के चलेंगे तो अन्य भी कंट्रीज़ हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है ताइवान, नेपाल के बाद थाईलैंड समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला एशिया का तीसरा देश बन गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बनी रहेगी, ठीक। अभी एक समलैंगिक विवाह पे सुप्रीम कोर्ट में एक मसला गया था इंडिया का, उसमें क्या हुआ है, क्या गाइडलाइंस दी हैं, क्या बात की गई है, उन सब चीज़ों को मैंने पुराने वीडियोज़ में ठीक से बहुत थॉरली मैंने कवर कर दिया था, ठीक है। चलो, तो बस इसमें और कुछ जानने की ज़रूरत है कि कितने वोटिंग हुई, कितने लोगों ने क्या कहा, इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये चीज़ और जान लीजिए, एक ऐसा क्वेश्चन अगर स्टैटिक में आता है तो ऐसे आ सकेगा कि थाईलैंड के राजा पता नहीं क्या खतरनाक नाम है, लॉन्ग कॉर्न मतलब भुट्टा, लॉन्ग मतलब लंबा भुट्टा, महावजिरा, ठीक है, तो ऐसे आपको याद रहेगा, ठीक की स्वीकृत मिलने की आवश्यकता है। इसके बाद औपचारिक स्वीकृत इनकी मिल जाएगी। इसके बाद जो सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा, जिसको भारत में बोलते हैं ना, ऐसी चीज़ गजट कर दी गई है, ठीक है, सरकारी राजपत्र में ऐसी चीज़ आ गई है, ठीक। चलो, आगे और बढ़ना है हम लोगों को। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, ठीक, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है, इसको आप देख लीजिए। येल सेंटर फॉर एनवायरनमेंट लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क 2 के द्वारा 5 जून को, उसी दिन को जिस विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया 180 देशों में। भारत का स्थान आप देख लीजिए 176, बहुत खतरनाक है। बस 3-4 पॉइंट और गिरते, सबसे हम आखिरी में पहुँचते, जो पाकिस्तान, वियतनाम, लाओस और म्यांमार के ऊपर है, ठीक है। चलो, जबकि 2022 के सूचकांक में भारत अंतिम स्थान पर था। चलो, कुछ सुधार ही हुआ है, ठीक है, अंतिम स्थान पर हुआ है। वैश्विक स्तर पर एस्टोनिया ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में इतनी कमी लेके सूचकांक में शीर्ष है, समझे। इसके बाद फिनलैंड है, फिर ग्रीस है, फिर तिमोर लेस्ते, यूके का स्थान है। हालांकि फिनलैंड फिर भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। लेकिन एस्टोनिया है कहाँ पे, आप देखिए, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इधर आपको देखनी है एस्टोनिया, लातविया, ऐसे करके आपको बगल में आपको मिल जाएंगे दोनों, सब तीनों, समझ रहे हैं। इधर आपको वो मिल जाएगा, डेनमार्क मिल जाएगा, फिर आपको यहाँ पे जर्मनी मिल जाएगा, फ्रांस मिल जाएगा, ऐसे सब चीज़ें यहीं सब आस ही पास सब लगे हुए हैं, ठीक है। चलो, भारत के पिछड़ने के कई कारण हैं, इन सब कारणों को नहीं पढ़ना है, समझ रहे, नहीं पढ़ना का मतलब नहीं पढ़ना है, ठीक। वायु प्रदूषण स्तर भी बढ़ता है, इसमें भारत में 170वें स्थान पर है। इसमें वायु गुणवत्ता में इंडिया 177 में है, वैसे जो है 176 में है ओवरऑल, समझे। 2025 है उसमें अनुमानित उत्सर्जन में वह 172वें स्थान पर है, अनुमानित, इसमें अनुमान लगा लिया गया, ठीक है। इसमें संकेतक में भारत का स्थान है, भारत का स्थान विभिन्न संकेतक में, अलग अलग संकेतक में, जैसे जैव विविधता में 178 है, आवास मतलब जैव विविधता के साथ ये सारी चीज़ें, वायु गुणवत्ता में ये है, जलवायु परिवर्तन में 133 है, भारी धातुओं में 147 है, और इन सबको अच्छे से नहीं रखना है, समझो। आगे बढ़ जाइए, शीर्ष आप देख लीजिए, एस्टोनिया, ए फॉर एस्टोनिया, ए फॉर नंबर 1, लग्जमबर्ग है, ठीक, जर्मनी है, फिर ये है, ठीक है, यूके, इसमें आप देखिए, ठीक है। इसको 11 श्रेणियों में मूल्यांकन करता है, ये चीज़ें और याद कर लेना, 11 की 11 श्रेणियाँ मत रट लेना, ठीक। भारत के आसपास देश हैं, मत पढ़िए, ज़रूरी नहीं है। अगली हमारी रिपोर्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, देखिए, मैंने आपको ये रिपोर्ट करवाई है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक। UNDP जारी करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी करता है, ठीक। कब ये आई है, 13 इसको। और देखिए, एक चीज़ और अब मैं बता दूं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट से केवल करंट में ही नहीं, इस रिपोर्ट से बहुत सारे स्टैटिक में मतलब आपके जो इकोनॉमिक वाला जो सेक्शन है, वहाँ पे भी आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं।
और ऐसे प्रश्न आने की संभावना बनी रहेगी। तो करंट के दृष्टि से नहीं, इसको थॉरली पढ़ना है इस रिपोर्ट को। रिपोर्ट कौन जारी करता है, कौन इसमें क्या क्या आंकड़े, किन किन मुद्दों पर रिपोर्ट जारी की जाती है, इस पे और क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ और है, अभी लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा है, मैं ऐसी कोशिश करूँगा कि आगे आने वाले समय में अगला जो लेक्चर होगा उसको बहुत आराम से जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक, एक लेक्चर और जब मैं लूँगा इसी के बाद में, तो वो पूरा लेक्चर जो होगा वो आराम से पूरी जो अंतर्राष्ट्रीय है उसको कवर कर लेगा। ठीक, तो 3 लेक्चर में राष्ट्रीय हो गई थी, 2 लेक्चर में अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगी। और 2 लेक्चर में अंतर्राष्ट्रीय कैसे होगी उसका कारण है क्योंकि आगे की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ, बहुत थॉरली डिस्कस किया है। ठीक, तो ऐसा नहीं है उनको डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन उतनी एनर्जी उन पर नहीं दूंगा। ठीक, क्योंकि फ़ायदा क्या है कि आधे घंटे और बड़ा लेक्चर बन जाए, जबकि उसको मैं पहले जो 2 मैगजीन हैं उनमें मैंने कवर किया, बहुत पिछले साल कवर किया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने 2 मैगजीन जो अभी कवर की हैं, अगर मैंने वहाँ पे उनको अच्छे से कवर किया है तो इसको कवर नहीं करेंगे, लेकिन अदरवाइज़ हम सारी चीज़ें कवर करते हुए चलेंगे। तो इसलिए बिल्कुल परेशान मत होना। ठीक है, दूसरी चीज़ है, एक दरख्वास्त है आपसे, एक अनुरोध है आपसे, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगता है, बेहतर स्थिति बनती है, हम लोगों ने एक बड़ा परिवार बना लिया है, कम से कम 4500 लोगों के आसपास का। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है कि हम लोग जुड़े हुए हैं एक साथ एक प्रोग्राम पे और उस पर काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है, आगे मैं कोशिश करूंगा जैसे ये ख़त्म होगा तो MCQs में लेके आऊँगा। मेरा ऐसा अनुमान है कि मैं कम से कम 500 MCQs ऐसे बनाऊं जो अति संभावित हों प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और उनको बैठ के हम लोग डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज़ और है, उनको अगर आप लोग कहेंगे सब लोग शामिल हो जाएंगे उसमें, तो उनको बैठ के लाइव डिस्कस करेंगे। देखिए लाइव में अलग मजा आएगा, आप बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे, एक इंटरेक्शन बेहतर होगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी हम लोग कर सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं, लाइव बैठ सकते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ आप रहेंगे, एक तरफ मैं रहूँगा, आपके सामने भी वही पेपर होगा, वही पेपर मेरे सामने होगा, दोनों लोग उस पर बैठेंगे, ऑप्शन डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ेंगे, एक अलग सिनेरियो बिल्कुल क्रिएट कर देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बने रहने के लिए सेवार सिविल सर्विसेज के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कमेंट तो बिल्कुल करिए। ठीक है, अच्छा लगता है। ठीक, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका बने रहने के लिए, और आपका दिन शुभ हो, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ। धन्यवाद।